हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सीड एजुकेशन। मैं हूं आपकी प्रिपरेशन कोच आस्था भल्ला। आज हम 20 अगस्त 2023 को हुए सीटेट के एग्जाम के टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस टेस्ट का जो पेपर 1 है, जो मॉर्निंग सेशन में पेपर 1 किया जाता है, उसका सेट बी हम कवर करेंगे, जिसका हमने फर्स्ट सेक्शन लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी का। इसके 30 क्वेश्चंस हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसका क्या सही आंसर रहना चाहिए, उसका हम आज उस पर चर्चा करेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू हियर। और जो करेक्ट आंसर है उसे भी हम साथ के साथ मार्क करते चलेंगे। So here is the paper. Okay, so you can see the part 1 of child development pedagogy here, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। assertion रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये। assertion is to facilitate critical thinking among learners, teachers should expose them to diverse situations. Teachers should expose them to diverse situations and differing perspectives. इसका कारण दिया गया है, students learn and enrich their abilities to think critically and creatively as they engage in conversations across differences. बिल्कुल ठीक बात है। हम जब बच्चों को एक्सपोज करते हैं, लर्नर्स को एक्सपोज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी, क्रिएटिविटी की एबिलिटी डेवलप होती है। उस सोच की क्षमता में विकास आता है। तो हाँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? 1 डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। 2 कंपीटिंग विद पेयर्स। बिल्कुल नहीं, कंपीटिंग विद पेयर्स तो कभी भी किसी शिक्षा का, सीखने का, अधिगम का लक्ष्य नहीं हो सकता। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, नो। बिकमिंग एक्सीलेंट रूट लर्नर्स, रूट लर्नर का भी अगेन फैक्ट से संबंध है, तो ये भी गलत जवाब है। करेक्ट आंसर विल बी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में सीखने की शैलियों में विविधता किस प्रकार आती है? शुड बी सीन एज अ बैरियर एंड हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल भी नहीं, ये बैरियर भी नहीं है। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। बिल्कुल ठीक। शुड बी इग्नोर्ड एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग। ना इसको इग्नोर करना ठीक है, ना हम इसे एक रुकावट के रूप में देखते हैं, और हम इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। करेक्ट जवाब इसमें रहेगा, शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। मानवीय विविधता का एक प्रतिबिंब के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। आगे बढ़ के देखते हैं पार्ट क्वेश्चन 4। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम रैशनल टू एम्पेरिकल। गलत है, उल्टा दिया गया है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी नहीं होता, इट्स मोस्टली ऑलवेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जेनेरिक टू स्पेसिफिक, ये ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये भी गलत जवाब है। हमने हमेशा पियाजे की भी थ्योरी में देखा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो भी विकास की इंक्रीज आता है, वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की दिशा में जाता है, या जनरल से स्पेसिफिक की दिशा में भी इसे कहते हैं। पहले एक बच्चा जनरल, सामान्य जानकारी को एकत्रित करता है, फिर उसमें से वो विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। सो करेक्ट जवाब होगा तीसरी ऑप्शन ठीक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि इसमें से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। सो हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइज करना, इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना और उसे कंसेप्ट को तैयार करना, ये सब के सब अधिगम का हिस्सा है, लर्निंग के प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस हैं। जबकि डीकंटेक्चुअलाइज करना जो है, वो यहाँ पर नहीं कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड इज नहीं कंट्रीब्यूट करना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करेक्ट जवाब विल बी, correct answer is going to be this, decontextualize. We are going to question number 6. Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children? बच्चों में समस्या समाधान कौशलों को एक इफेक्टिव रूप से, प्रभावशाली रूप से बढ़ाने का तरीका कौन सा माना गया है? सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। देन अदर इज providing them with ready-made solutions to problems. No, पहले से ही तैयार समाधान अगर हम उनको दे देंगे तो उससे वो प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करना नहीं सीख पाएंगे। डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसको डिस्करेज नहीं करना है हमने।
इसको किसी भी प्रकार से हमने रोकना नहीं है, ओके, उसको उसको प्रोत्साहन देते रहना है। तो ये उल्टा कह रहा है ऑप्शन। एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, बिल्कुल भी नहीं, हमने बच्चों को कठिन समस्याओं से दूर भागना नहीं सिखाना है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 1, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। जितना एक बच्चा किसी समस्या के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करेगा, उसमें अनुमान लगाएगा और अपना बुद्धि का मंथन करेगा, उतना ही ज्यादा उसे समस्याओं के समाधान के जो पॉसिबल आंसर्स हैं उसे मिल पाएंगे, वो कौशल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। लेट्स मूव फर्दर नाउ। 7, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये काफी जगह पर आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक अधिगम क्या होता है, अनुभवों के आधार पर अधिगम करना, सीखना क्या होता है। वो किस पर जोर देता है, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। नहीं, यहाँ पे भी उल्टा कहा गया है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमेशा प्रोसेस, प्रक्रिया पर ज्यादा बल देती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यस बिल्कुल ठीक, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर जोर देता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं, टीचर्स आर नॉट सपोज टू कंट्रोल द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एट ऑल। पॉइंट नंबर 4, रोल ऑफ reinforcement इन लर्निंग भी गलत है। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से assertion और रीजन यानी कि अभिकथन और कारण का हमारे पास स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं और इसमें से विकल्प अलग अलग दिए गए हैं। पहले हम assertion देख लेते हैं। टीचर्स शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। इसका कारण ये दिया गया है दैट ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। टीचर्स को इस तरह का वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे कि सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इस तरह की एजर्शन को हम बिल्कुल सही मानेंगे। ये हर एक हमारे देश में स्कूलों की शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। बट एट द सेम टाइम इसका कारण जो यहाँ दिया गया है, ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो ये भी एक ठीक स्टेटमेंट हम इसे कह सकते हैं, ट्रू मान सकते हैं। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर द एजर्शन। अभी कथन का पूरा सही कारण हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि एजर्शन यहाँ पर वातावरण की बात कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, और उसका कारण यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। तो एजर्शन में, अभिकथन में बाह्य कारक की बात की गई है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, और रीजनिंग यहाँ पर इंटरनल दी गई है, आंतरिक मोटिवेशन की दी गई है, तो प्रेरणा स्रोत की दी गई है। तो इसलिए आर रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट रीजनिंग फॉर द एजर्शन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट रिस्पॉन्स हियर। 9, as per Lev Vygotsky, dash plays a significant role in the development of conceptual abilities among children। बच्चों में कॉन्सेप्ट यानी कि संकल्पनाओं का की योग्यता में को बढ़ावा किस तरह से मिलता है, कौन सा ऐसा कारक है जो सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। हम जानते हैं कि वाइगॉट्स्की ने सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। उस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को का आकलन करें तो हम देखेंगे स्टैंडर्डाइज करिकुलम इज नॉट द करेक्ट आंसर। सोशल आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अलगाव, किसी भी तरह का सामाजिक अलगाव से बच्चे का विकास संभव नहीं है वाइगॉट्स्की के मुताबिक। ऑप्शन नंबर 3, टैंजिबल रिवॉर्ड्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की यहाँ पे बात होती है रिवॉर्ड्स में, तो ये भी गलत जवाब रहेगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, विच इज पीयर कोलैबोरेशन, साथी समूह यानी कि सहकर्मियों का सहयोग। नंबर 10, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी, इनर स्पीच, जिसे हम आंतरिक वाक कहते हैं, आंतरिक वाक क्या दर्शाता है, इज अ वे ऑफ चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। ऑप्शन 1 काफी हद तक ये जवाब लग रहा है। ऑप्शन 2 से इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, बिल्कुल भी नहीं, वाइगॉट्स्की हैज नेवर कॉल्ड इनर स्पीच एज अ डिले। ऑप्शन 3, इनर स्पीच इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद एन इमेजिनरी फ्रेंड, तो ये भी गलत है, इसमें वो किसी अन्य इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बात नहीं कर रहा होता है। एनिमिज्म की बात वाइगॉट्स्की ने नहीं की है। ऑप्शन 3 भी गलत लग रहा है। ऑप्शन 4 इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, नो नॉट एट ऑल, इनफैक्ट ये ऑपोजिट कहा है उन्होंने, कॉग्निटिव मेच्योरिटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संकेत माना जाता है इनर स्पीच को वाइगॉट्स्की के अनुसार। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 seems to be the correct answer here. So we will move further to question number 11 now. This is very application based. We will now move to question number 11. 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. So यहाँ पर important point है कि एक बटन को यहाँ पर एक जीवित
एक जीव का स्थान दिया गया है। एक बच्चा एक बटन को एक जिंदा मानता है, उसे जीवित मानता है, क्योंकि वो उसकी शर्ट को आपस में जोड़ के रखता है। इसलिए यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जॉ पियर्जे की जो थिंकिंग है उसकी कौन सी विशेषता दिखाई दे रही है। इट इज नॉट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, सेंट्रेशन भी ये नहीं है, ट्रांसडेक्टिव भी नहीं कह सकते। दिस इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमिज्म. So the correct answer is going to be option number 4 here, which is animistic thinking. We are now moving to question number 12. While dash agencies of socialization are predominantly important in infancy, dash agencies of socialization also become important in early childhood. प्रश्न में हम देख सकते हैं कि शैशवावस्था में जो सबसे पहले एजेंसीज एक बच्चे के संपर्क में, नवजात शिशु के संपर्क में आती हैं, वो है हमारा इमीडिएट फैमिली सर्कल. इमीडिएट फैमिली सर्कल को हम किस में मानते हैं, किस में गिना जाता है? सबसे पहले हम उसे प्राथमिक क्षेत्र में, सामाजिकरण के क्षेत्र में उसे गिनते हैं. सो दिस इज एक्चुअली प्राइमरी सोशलाइजेशन, राइट. एंड आफ्टर दैट, शैशवावस्था के पार होने के बाद जब पूर्व बाल्यावस्था आती है, तो उसमें सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं होती हैं? जैसे कि स्कूल हो गया, आस पड़ोस हो गया. ऑल दिस कम्स अंडर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. So the correct answer here is going to be, the correct answer here would be option number 4, question number 13. Again there is a question on Vygotsky. Vygotsky के बहुत से प्रश्न आए हैं इस पेपर में, हम देख सकते हैं. Question number 3 says, according to Vygotsky, let's look at the options now. Let's think of Vygotsky. Option 1, language development facilitates cognitive development. काफी हद तक ठीक लग रहा है ये हमें. Option 2, language development and cognitive development advance independent from each other. No, बिल्कुल भी नहीं. लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली नहीं बढ़ते हैं. 3, सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट. बिल्कुल गलत, नॉट यहाँ पर गलत दिया हुआ है. ऑप्शन 4, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट. गलत. सो वी क्लियरली नो दैट इट इज लैंग्वेज. वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा ही संज्ञान के विकास को आगे बढ़ाता है. जितना हम अपने मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ, अपने आसपास के, अपने सामाजिक सर्कल में जो हम एंगेज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं भाषा का, उसी से हमारे संज्ञान का विकास आगे बढ़ता है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. 14 says, now here it is Kohlberg's theory. At which level of Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectations of society and behave in good ways? So we know that कोलबर्ग ने जो स्टेजेस दिए हैं मॉरल डेवलपमेंट के, उसमें एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी जो होती हैं, ये दर्शाता है कन्वेंशनैलिटी को. ओके, यानी कि पारंपरागत सोच को. तो पारंपरिक तौर से एक 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 जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो अपनी अलग अलग अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करेगा, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करेगा, और इसी को परंपरागत सोच कहा गया है. और इसीलिए यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 एट क्वेश्चन नंबर 15. फिर से एक एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. यहाँ पे काफी सारे एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हम देख सकते हैं. लेट्स लुक एट द एजर्शन. अभिकथन को पढ़ते हैं. शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है. Okay, interaction with more knowledgeable others, such as teachers and peers, can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills. तो ये काफी हद तक एक ठीक स्टेटमेंट लग रही है, ये कथन ठीक लग रहा है. इसका कारण भी पढ़ लेते हैं. Social interaction is a key component of learning and development. So yes, that both A and R are true, and R is a correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 16 पे, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? आकलन, अधिगम के लिए जो हम आकलन करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें से उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड और बेंचमार्क? नो. टू प्रोवाइड फीडबैक to students that can be used to improve their learning? Yes, this is very much true. आकलन हम आंतरिक विकास के लिए करते हैं, अपने विकास के लिए एक स्टूडेंट करवाता है, जिसमें हम, अगर हम सीखने के लिए आकलन करवा रहे हैं, तो हम वो उसमें से जो मिस्टेक्स हैं वो हमें फीडबैक के रूप में मिलेंगी, तभी हम सीख पाएंगे. सो द करेक्ट आंसर हियर इज to provide feedback to students that can be used to improve their own learning. Question number 17. At which age
Can children engage in wordplay and light jokes and riddles that involve a play on words? So here the question is a bit tricky. Why? Because यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों को जोक्स और रिडल्स की बात कही गई है, वर्ड प्ले। 3 साल का बच्चा काफी हद तक जोक्स को समझना शुरू कर देता है, उसे चीजें फनी भी लगने लगती हैं, वो हंसता भी है। बट इफ वी टॉक अबाउट नॉट जस्ट जोक्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग रिडल्स एंड एंगेजिंग विद वर्ड प्ले, वर्ड प्ले होता है जैसे हम किसी भी तरह के रेपिटेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इसमें इसको बोलने में बच्चा इंजॉय करना शुरू करता है, राइट। बट इसकी इन्वॉल्वमेंट बच्चों में 7 साल की उम्र तक ही पूरी तरह से अच्छी तरह से होती दिखाई देती है। तो चुटकुले पहेलियों को पसंद करना और उसमें शामिल होने का जो यहाँ पर एक एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, उसे हम कहेंगे कि वो 7वें वर्ष तक ही पूर्ण रूप से बच्चों में देखा जाता है। तीसरे वर्ष की आयु से बच्चा उसको समझना, उसे धीरे-धीरे एन्जॉय करना स्टार्ट करता है, बट इट इज़ कंप्लीटेड वेरी मच वेल डेवलप्ड ओनली बाय द एज ऑफ 6 to 7 years. So the correct answer here is option number 1, which is 7 years. Now we will move to question number 18. Carol Gilligan has critiqued Kohlberg's theory of moral development. It is from a feminist perspective. It is clearly not using case study, not giving adequate importance to genetic factors, social cognitive perspective भी नहीं है, पर ये feminist perspective से ही उसका इन्होंने क्रिटिक किया है, उसकी आलोचना की है। आगे बढ़कर देखते हैं, one of the main characteristics of pre-operational thought, according to Jean Piaget, is dash, which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others. Main characteristic of pre-operational, so यहाँ पे pre-operational means 2 से 7 वर्ष की आयु की स्टेज की बात हो रही है। इन बच्चों में ऐसी टेंडेंसी, एक इस प्रकार की प्रवृत्ति जिसमें बच्चा एक सिचुएशन की एक ही विशेषता पर ध्यान एकाग्र करता है, ध्यान केंद्रित करता है और बाकी क्षेत्रों को नेग्लेक्ट कर देता है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर? सेंट्रेशन का कार्य, सेंट्रेशन की प्रवृत्ति, सेंटर्ड ऑन वन पर्टिकुलर क्वालिटी एंड निग्लेक्टिंग और इग्नोरिंग द अदर क्वालिटीज, अदर अदर एस्पेक्ट्स, अलग विशेषताओं को वो नजरअंदाज कर देता है। सो वी विल नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। ओके, सो यहाँ पर हम प्रतिभावान बच्चों की बात कर रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन की क्या अप्रोच सही होती है, करिकुलम को किस तरह से, पाठ्यक्रम को किस तरह से ऐसा बनाया जाता है, उसमें क्या विशेषताएं और ऐड की जाती हैं, विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस। आगे बढ़ने वाले, तेजी से आगे बढ़ने वाले पेस पर, सो यस, जो उनका प्रोग्राम होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन का के लिए, उसे हम एनरिचमेंट प्रोग्राम तो सर्टेनली कहते हैं, संवर्धन कार्यक्रम बोलते हैं। बट उस संवर्धन कार्यक्रम में गतिवर्धन, क्योंकि यहाँ पे रैपिड पेस की बात हो रही है, तो गतिवर्धन एक विशेष उसका एक भाग होता है जो बच्चों को करिकुलम के को तेजी से पूरा करवाने में मदद करता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी option number 2, which takes them through the curriculum at a very rapid pace. So enrichment is the entire program और उसका एक हिस्सा है जिसे हम acceleration कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर it can be either acceleration or enrichment, but going by the question and the use of words of rapid pace, तेजी से आगे बढ़ना, इसे हम acceleration ही यहाँ पर correct answer लग रहा है, गतिवर्धन। Now moving to question number 21, dysgraphia. Dysgraphia is a psychological disorder? No. ये मनोवैज्ञानिक विकार बिल्कुल भी नहीं है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, करेक्ट, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। स्पीच भी ये नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट लोकोमोटर। स्पीच मतलब बोलने में इसमें कमी नहीं होती डिस्ग्राफिया में। लोकोमोटर इज टू डू विद मूवमेंट, लोकोमोशन। सो इट्स क्लियरली अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक ऐसा तंत्रिकीय विकार हम इसे कहते हैं, तंत्रिकाओं में विकार हम इसे मानते हैं, which is characterized by trouble in forming letters and shapes. Moving to question number 22, teachers who are working towards inclusive classroom. So inclusive classroom की दिशा में, समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे शिक्षक जो हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि वे एक पाठ्यक्रम में अनुकूलन करें, अडेप्टेशन करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन चाहिए। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यस, तभी इंक्लूसिवनेस आएगी, इंक्लूड कर पाएंगे हम सभी प्रकार के बच्चों को, करिकुलम अडेप्ट होगा तभी हम इंक्लूड कर पाएंगे सभी प्रकार के बच्चों को। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब जो उनके
पहले से ही कोई प्रेजुडिस बने हुए हैं, धारणाएं हैं, अपनी आंतरिक गलत धारणाएं जो है उन्हें हम इम्प्लिसिट बायस कहते हैं, उसे एग्जामिन करना, तो ये भी करेक्ट है। सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टिकल, नाउ दिस इज नॉट करेक्ट। तो डाइवर्सिटी को, विविधता को एक बाधा के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखते। तो जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, राइट, समावेशी कक्षा में ये पहले तीनों ही फैक्टर्स पर जोर दिया जाता है। सो पॉइंट ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट, देयरफॉर we are going with the answer option number 4. Question number 23. So we can see here we are talking about now Howard Gardner. So Howard Gardner सुनते ही हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन आया है, बुद्धि पर यह सवाल है, क्योंकि बुद्धि का ही एक सिद्धांत इन्होंने दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस का। गार्डनर के मुताबिक अ फिलोसोफर, एक दर्शन शास्त्री has dash type of intelligence and a sculptor, मूर्तिकार has dash type of intelligence। गार्डनर कहते हैं कि 8 प्रकार के बुद्धि के प्रकार होते हैं, और किसी व्यक्ति में किसी एक प्रकार की बुद्धि प्रबल होती है और किसी में किसी दूसरे प्रकार की। तो उनके अनुसार जो फिलोसोफर होगा, जो दर्शन शास्त्री होंगे, उनमें कौन सी बुद्धि है जो ज्यादा प्रबल रूप से देखी जाएगी? क्लियरली इट इज इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब आंतरिक रूप से, अंत व्यक्तिक बुद्धि जो है वो ज्यादा प्रबल रूप से पाई जाएगी। दूसरी ओर जो स्कल्प्टर होंगे, जो मूर्तिकार हैं, उनमें दिक्स्थान यानी कि स्पेशल एबिलिटी, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो प्रबल होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्लियरली है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is a typical characteristic of students having autism? Autism again is it's disability। इस डिसेबिलिटी की विशेषता यहाँ पर देखते हैं कौन सी निकल कर आ रही है। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बाधित होते हैं, सीमित होते हैं। ऑप्शन 2, फ्रीक्वेंट रेपिटेटिव एंड रेकरिंग बिहेवियर, करेक्ट। सो काफी हद तक ऑटिस्टिक बच्चों में ये बार बार दोहराव व्यवहार का काफी बार देखा जाता है, अनेक बच्चों में देखा जाता है। इनफैक्ट आइडेंटिफाइंग फीचर माना जाता है व्यवहार में दोहराव का, आवृत्ति का आना। Option 3, superior ability of differentiating fiction from fact, no, not at all. Option number 4, advanced social emotional reciprocity भी गलत है। So correct answer here is going to be option number 2, frequent, repetitive and recurring behavior. Question number 25, which of the following is a gross motor skill? Cutting along the outline of a big rectangle on a paper। अगेन यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं, कैंची का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हमारी फाइन मोटर उंगलियों की मांसपेशियों का प्रयोग होगा, इसलिए दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये फाइन मोटर स्किल की बात हो रही है। ऑप्शन 2 में भी कटिंग का कार्य हो रहा है, फिंगर की मसल्स को यूज कर रहे हैं, अगेन इट इज अ फाइन मोटर मसल। ऑप्शन नंबर 3, निटिंग, बुनाई का कार्य भी उंगलियों की मदद से, हाथों की मदद से होता है, ये भी एक तरह की सूक्ष्म मांसपेशियां हैं, इसलिए ये भी गलत जवाब है। तो ग्रॉस मोटर इज गोइंग टू बी, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी स्विमिंग, because in swimming we use arms and legs and the large muscles of our arms and legs to move around in water, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्विमिंग। Moving to question number 26, physical growth and development follow dash and dash principles of development। अब इस क्वेश्चन में हम काफी हद तक कवर करते हैं और बहुत जोर देके सीखते भी हैं कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट क्या है। सो सर से पैर तक की डायरेक्शन सिफेलोकॉर्डल मानी जाती है, और पास से दूर की जो डायरेक्शन है उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शंस दी गई हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिफेलोकॉर्डल दो जगहों पर दिया गया है, पर यहाँ पर शब्द का अर्थ हमें कितनी अच्छे से समझ आया है उसी पे डिपेंड करेगा कि हम आंसर चूज कर पा रहे हैं करेक्ट या नहीं। सो प्रॉक्सिमो डिस्टल इज नॉट टॉप डाउन, प्रॉक्सिमो डिस्टल इज इनर टू आउटर। ओके, सो यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल इज इनर टू आउटर, प्रॉक्सिमिटी मीन्स निकट से दूर का क्रम, इनर टू आउटर, एंड सिफेलोकॉर्डल इज टॉप डाउन। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 और 4 बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं, पर प्रॉक्सिमो डिस्टल और सिफेलोकॉर्डल के अंतर बदल दिए गए हैं, उल्टे किए गए हैं। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी option number 4. Moving to question number 27. In early childhood, growth dash and thinking is dash, while in middle childhood growth is dash and thinking is dash। तो यहाँ पर दो अवस्थाओं की ग्रोथ और थिंकिंग को कंपेयर किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ है वो स्टेडी होती है,
थोड़ी सी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी एंड प्रीनेटल स्टेज, एंड मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ जो है वो और स्लो हो जाती है। सो यहाँ पर वी हैव टू चूज बिटवीन we have to compare the growth of early childhood stage and middle childhood stage. So growth during early childhood in comparison to middle childhood is steady, स्थिर रहती है, स्थिरता होती है उसमें। और मिडिल चाइल्डहुड की जो ग्रोथ की गति होती है वो काफी हद तक एक तरह से स्लो हो जाती है, उसमें बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्के लेट चाइल्डहुड में फिजिकल ग्रोथ हम देखते हैं, क्योंकि ये एडोलेसेंस से पहले की अवस्था होती है, मिडिल और लेट चाइल्डहुड। इसमें ग्रोथ की गति बहुत धीमी होती है, फिजिकल ग्रोथ इतना मेजर चेंज नहीं आ रहा है। सो इफ यू कंपेयर द ग्रोथ ऑफ अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन यहाँ पर हमें लग रहा है दैट इट इज स्टेडी ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड इट इज स्लो, ग्रोथ इज स्लो ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। एंड व्हेन वी कंपेयर थिंकिंग, तो थिंकिंग में बच्चों की थिंकिंग ईगोसेंट्रिक होती है, करेक्ट, और मिडिल चाइल्डहुड की थिंकिंग लॉजिकल होती है, तो ये भी ठीक है। सो मोर और लेस द ऑप्शन नंबर 4 हियर साउंड्स अप्रोप्रिएट। जहां पर हमने ग्रोथ को कंपेयर कर लिया कि अर्ली चाइल्डहुड की ग्रोथ होती है स्टेडी और मिडिल चाइल्डहुड की ग्रोथ होती है स्लो, और फिर हमने थिंकिंग कंपेयर की, अर्ली चाइल्डहुड की थिंकिंग होती है समवॉट इकोसेंट्रिक और मिडिल चाइल्डहुड की थिंकिंग हो जाती है लॉजिकल। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 here. Moving to question number 28, which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking? ये बहुत important word यहाँ पर है, reflect. So हम कैसा question बच्चों से पूछेंगे जिससे कि वो अपनी सोच के बारे में सोचें। रिफ्लेक्ट करना मतलब सोचना, किसके बारे में, अपनी अपनी ही सोच के बारे में सोचना। तो ये यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, जो 4 क्वेश्चंस हमें दिए हैं इन्हें एनालाइज करना है और देखना है कि कैसे बच्चों से सवाल पूछा जाए जिससे कि वो अपनी सोच के बारे में सोचने पर प्रेरित हों। सो ऑप्शन 1 इज हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास? Sounds very appropriate. Option 2 देख लेते हैं एक बारी। How do you change a verb to the present tense? No, I don't think this is correct because यहाँ पर हम एक मेथड पूछ रहे हैं। मेथड क्या है कि कैसे आप चेंज करोगे, प्रोसेस क्या है। ऑप्शन 3, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स? ये भी एक तरह का रिलेशन पूछा गया है। इसमें आपको अपनी सोच के बारे में नहीं सोचना, जो गिवन फैक्ट है, जो रिलेशनशिप स्टेटेड है उसे बताना है। ऑप्शन 4, व्हाट इज द डेफिनेशन? ये भी नहीं, जो भी किताबी डेफिनेशन है उसे बताना है। सो ऑप्शन 4, 3 गलत है। हाउ डू यू चेंज, प्रोसेस पूछ रहा है, ये भी गलत है। सो करेक्ट बाय एलिमिनेशन भी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 seems to be absolutely correct here. Question number 29, which of the following is an example of an internal attribution for failure? Internal attribution एक बहुत important psychological word मानते हैं हम इसे। इंटरनल मतलब आंतरिक, एट्रीब्यूशन मतलब आरोपण। तो हम एट्रीब्यूट करना मतलब हम किसे इसका जिम्मेदार मानते हैं, आप कौन सी स्टेटमेंट इसे रिफ्लेक्ट कर रही है। फर्स्ट इज आई फेल द टेस्ट बिकॉज माई स्टूडेंट्स वर डिस्ट्रैक्टिंग मी, तो ये आंतरिक तो नहीं है, यहाँ पर हमने फ्रेंड्स को जिम्मेदार माना है। सेकंड, आई डिडंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वाज बायस्ड, तो हमने टीचर को माना है, ये भी बाह्य कारक है। आई थर्ड ऑप्शन इज आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज टफ, अगेन हमने टीचर पे जिम्मेदारी दी है, तो ये भी अगेन गलत है, टीचर इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फैक्टर। ऑप्शन नंबर 4, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई did not study enough. So here यहाँ पर हम आंतरिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, आंतरिक आरोपण कर रहे हैं, internal attribution which is myself, my own self. I failed the test because I did not study well. Now moving to the last question. Read the following statement and choose the correct option. Assertion is at a very early age, girls in most cultures across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars. एक बहुत ही शुरुआती अवस्था से हम देखते हैं कि लड़कियां गुड़ियों के को खिलौने के रूप में चुनती हैं और लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण दिया गया है, चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव्स अकॉर्डिंगली। जो अभिकथन कहा गया है ये हर कल्चर में, मोस्ट कल्चर का है, तो इसलिए हम स्टेटमेंट को ट्रू नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी कल्चर्स में ऐसा नहीं पाया जाता है कि गर्ल्स गुड़ियों को चुनती हैं और लड़के कारों को चुनते हैं। कल्चरली भी डॉल्स और कार्स वेरी करते हैं, सिंबल्स अलग अलग होते हैं गर्ल्स और बॉयज की प्रेफरेंसेस के। सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। रीजन क्या है? ये ए स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज इनकरेक्ट, इट्स फॉल्स,